हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके एग्ज़ाम की घड़ी अब धीरे धीरे और भी नज़दीक आते जा रही है और ऐसे में हम लोग का प्रैक्टिस करना है बहुत ही ज़रूरी। और इसी क्रम में हम आप सभी के साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोगों ने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू उस पार्ट में भी देखा था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने उस पार्ट को मतलब पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप पार्ट 1 को देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अब तक हम लोगों ने यूनिट 5 तक कवर कर लिया है ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ, और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशंस हो, कोई भी नए नोटिफिकेशन हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, यूपीएचईसी से रिलेटेड, पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड, या आपकी यूजीसी नेट से रिलेटेड, या किसी भी स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई वैकेंसी आ रही है, तो इन सारे के सारे जानकारी, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आपको सबसे पहले और सबसे सटीक कॉमर्स स्टडी क्लासेस में ही मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस एमसीक्यू सीरीज़ को। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी उसको डिटेल में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, मोटिवेशन फोर्सेस और लेवल ऑफ एफर्ट इज़ नॉट इक्वल। जो भी मोटिवेशन के फोर्सेस है और लेवल ऑफ मोटिवेशन है ये बराबर नहीं होते हैं। किसके बराबर नहीं होते सर? सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के बराबर नहीं होते। ये बात किन्होंने कहा है? ये बात किन्होंने कहा है? तो ये बात अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, कुछ को तो याद होगा, पता होगा, कुछ को हो सकता है कि वो भूल गए हों। भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, याद दिलाना मेरा काम है। इसका सही आंसर है पोर्टर्स एंड लॉलर मॉडल। क्या? पोर्टर्स एंड लॉलर मॉडल। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ज़रूर प्यारे बच्चों ज़रूर इसके बारे में जान लें कि आखिर ये जो मोटिवेशन की थ्योरी है इसको दो भागों में तोड़ा गया है, ठीक है ना। मेजरली दो पार्ट्स इसके, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। क्या? कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। तो आप लोग इसको जरूर देख ले। कंटेंट थ्योरी किसको कहते हैं हम लोग? कंटेंट थ्योरी में मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे थ्योरीज। फिर उसके बाद क्या है? एल्डफर ईआरजी थ्योरी, मतलब एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ई फॉर एग्जिस्टेंस। क्या? ई फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। आर फॉर रिलेटेडनेस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जी? सर जी फॉर ग्रोथ होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मैकलैंड के अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। मैकलैंड ने अपने थ्योरी में तीन बातें कही है, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, ठीक है ना। अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर मतलब A²P, अचीवमेंट, एफिलिएशन, पावर। हर्ट्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये कौन नहीं जानता है? हर्ट्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, जिसको हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। इसमें मेंटेनेंस फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर को अलग अलग किया है हर्ट्सबर्ग जी ने। प्रोसेस थ्योरी की अगर बात कर ले तो इसमें है स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कि किन्होंने दिया है? जो कि BF स्किनर जी ने दिया है। किन्होंने दिया है? BF स्किनर जी ने। उसके बाद है एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देन नेक्स्ट वन इज योर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कि विक्टर व्रूम जी ने दिया है। तो विक्टर व्रूम ने भी तीन चीज़ के बारे में बात किया है अपने मोटिवेशन थ्योरी में। एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। यानी कि अभी आपके एग्ज़ाम के कुछ टाइम बचे रह गए, तो आप जितना अपना मेहनत बढ़ा देंगे, ठीक है ना, जितना क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस बढ़ा देंगे,
उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटलिटी दैट सीज ए कनेक्शन बिटवीन एक्टिविटी एंड गोल, मतलब एक्टिविटी कि क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं और वो मेरे गोल के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ योर इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है ना। तो पता चला कि आप पढ़ाई तो करने बैठे, लेकिन आपको पसंद आ गया कि सर मुझे जो है वो हिस्ट्री के सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना सर, थोड़ा उस पर पढ़ाई कर ले क्या। तो आपने क्या किया, आपने पता चला कि आपको हिस्ट्री इतना पसंद आ गया कि आप उस पर 4 घंटा पढ़ने बैठ गए। तो जो आपका एक्टिविटी है वो आपके गोल के प्रति कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा है। आपका गोल क्या है कि हमें कॉमर्स में जेआरएफ क्रैक करना है, और आप हिस्ट्री लेके बैठे हैं, तो क्या वो क्रैक हो पाएगा कभी? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब विच रिप्रेजेंट द डिग्री टू विच वी वैल्यू द रिवॉर्ड और द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, कि जो मुझे सक्सेस मिलेगा, जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा मेरे मेहनत के फल से, जो मुझे मुझे जो मेहनत का फल मिलेगा, मुझे जो उससे रिजल्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी क्या अहमियत है मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी वैलेंसी। उसके बाद लॉकेज एंड लैथम्स गोल सेटिंग थ्योरी, याद रखिएगा गोल सेटिंग थ्योरी किन्होंने दिया है? लैके एंड लैथम्स ने 1990 के करीब। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। प्यारे बच्चों, वैसे तो हम लोग मोटिवेशन थ्योरी को दो ही भागों में डिवाइड करते हैं मेजरली, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। बट एक मोटिवेशनल थ्योरी, बिजनेस में भी मोटिवेशनल थ्योरी को रखा गया है, जो कि थ्योरी एक्स है एंड थ्योरी वाई है। तो थ्योरी एक्स किन्होंने दिया है और थ्योरी वाई? सर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ये डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। क्या किन्होंने दिया है? डगलस मैकग्रेगर जी ने दिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सर थ्योरी एक्स क्या कहता है? बच्चे थ्योरी एक्स ये नेगेटिव थ्योरी है। नेगेटिव थ्योरी बोले तो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत आलसी है, काम चोरी करते हैं, काम करना नहीं चाहते, काम से पीछा छुड़ा के भागते हैं। थ्योरी वाई मोटिवेटेड लोग है, सेल्फ मोटिवेटेड है, अंदर से मोटिवेटेड है, ये काम को लेना चाहते, कुछ इनिशिएटिव, कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते, हमेशा काम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, मोराल हाई रहता है काम करने के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों का हॉथरॉन इफेक्ट, जो कि एल्टन मायो जी ने कहा दिया था। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था, ठीक है ना, इन्होंने ये बात कहा था हॉथरॉन इफेक्ट में कि हमें इंसानों को मशीन के तौर पे नहीं ट्रीट करना चाहिए खाली, क्योंकि इंसान जो है बहुत सारे चीज़ों से, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो उनको प्रभावित करता है, उनके प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए, ये कहा था एल्टन मायो जी ने। उनका जो हॉथरॉन इफेक्ट है वो चीज, उसमें उन्होंने इसी बात को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शो ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हर चीज़ों का, तो वो नेटवर्क है। जहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है वो फ्री फॉर्म है। वर्चुअल, वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल मतलब जो ऑनलाइन मोड में हो। क्या? ऑनलाइन मोड में। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कैसा होता है प्यारे बच्चों? ऐसे सिमिलर चीज़ों में। ठीक है ना, इस तरीके से चलता है, सिमिलर चीज़ों में, सिमिलर चीज़ों की बात करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जहाँ पे यूनिक फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रैटेजी का, स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के। प्यारे बच्चों, आगे अब सवाल दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल एंड ऑल्सो अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट बाय द मैनेजमेंट अलोन। देखिए वही बात आ गई कि जॉब में लोगों को अफेक्ट करता है, सोशल इन्वायरमेंट भी उनको अफेक्ट करते हैं, ना कि केवल वो मैनेजमेंट से इफेक्ट होते हैं, वो बहुत सारे चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। ये किसमें इसी का बात तो एल्टन मायो जी ने कहा था। और ये कौन से थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात की गई इसकी? ये बात की गई है नियो क्लासिकल थ्योरी में, नियो क्लासिकल थ्योरी में। तो प्यारे बच्चों, कॉन्टिंजेंसी थ्योरी क्या है? कॉन्टिंजेंसी थ्योरी ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए नो पर्टिकुलर मैनेजरियल एक्शन।
और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिचुएशन। कंटिजेंसी, देखिए कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, मतलब ऐसा कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है ना, कोई मैनेजमेंट का एक्शन नहीं है जो कि हर सिचुएशन में फिट बैठ जाए। हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ों को बदलते रहना पड़ेगा, मैनेजमेंट के एक्शंस को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइंस को उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये है कॉन्टिजेंसी थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या कहता है कि भैया सब कोई एक सिस्टम पे बधा है, ठीक है ना। सिस्टम थ्योरी फोकसेस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स विच कनेक्ट देम इनटू ए होल, मतलब एक एक पार्ट से कैसे हम एज ए होल पूरे कनेक्टेड हो रहे हैं फॉर देयर यूनिफिकेशन। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन एज ए सेपरेट, चाहे वो डिफरेंट जॉब रोल्स हो, डिपार्टमेंट हो, लोकेशन हो, कल्चर हो। तो सिस्टम थ्योरी कहता है कि हर एक छोटा छोटा पार्ट मिलके कैसे एक बड़ा सा क्या बन गया है, एज एक बहुत बड़ा सा सिस्टम बन गया है। तो हर एक पार्ट भी अपने आप में सिस्टम है। एक डिपार्टमेंट, वहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो एक ओवरऑल सिस्टम की बात करेगा, लेकिन जो वहाँ पे लोग होंगे वो भी एक इंडिविजुअली, वो भी एक अपने आप में सिस्टम है कि वो किस सिस्टम से किसी काम को कर रहे हैं, वो किस तरीके से रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जॉब रोल, हर एक लोकेशन, हर एक कल्चर अपने आप में सिस्टम है जो कि एक मेजर सिस्टम को बनाने में काम कर रहा है। नेक्स्ट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू एन अकाउंटिंग मॉडल। अकाउंटिंग मॉडल मतलब जवाबदेही मॉडल। भैया मैंने आपको काम दिया, आपने काम मेरे को करके दिया समय पे कि नहीं दिया, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया कि नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते सर बिजली नहीं था, सर मेरा तबीयत खराब था, सर ऐसा था वैसा था, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। दिस इज योर अकाउंटिंग मॉडल कि मैंने आपको एक निश्चित समय में एक निश्चित रिसोर्सेज के साथ काम दिया, उस निश्चित समय में उसी निश्चित रिसोर्सेज से एक जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ आउटकम सेट किया, आउटपुट सेट किया, वो मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बस तो ये एक इंसानों को मशीन बना दिए, एकदम इंसानों को मशीन के तौर पे लेके चले। इन दिस थ्योरी एरर को पता किया जाता है एंड आर करेक्टेड वंस दे आर कमिटेड, मतलब एरर अगर आ गई तो क्यों आई वो देखो और उसको हटाओ। मतलब कोई अगर इम्प्लॉय बीमार पड़ गया, उसके वजह से मेरा आउटपुट अफेक्टेड हो गया, भैया जो इम्प्लॉय बीमार है उसको हटाइए और किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइए जिससे कि मेरा प्रोडक्टिविटी क्या हो, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। इट फोकस मोर और द अमाउंट ऑफ आउटपुट रेदर देन द ह्यूमन बींग, रेदर ह्यूमन बींग के तरफ हमें नहीं मतलब है भैया। वही कहा ना, जो बीमार है भैया उसको हटा दो और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको काम पे ला दो, क्योंकि मुझे तो प्रोडक्शन चाहिए, मुझे तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल की कंसेप्ट। तो नियो क्लासिकल थ्योरी जो कि एल्टन मायो के हाउथरन इफेक्ट से ही निकल के आता है, तो इन्होंने बात किया है ह्यूमन रिलेशन का, इन्होंने बात किया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने बात किया है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, ठीक है। ये देखिए सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों चलते हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि द एटीट्यूड बेस्ड ऑन द बिलीव, ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट विच द एम्प्लॉय पोजेसेस इज, वो एटीट्यूड जो कि हमारे खुद के बिलीफ पे, हमारे नॉर्म्स पे, हमारे ओपिनियन पे, हमारे नॉलेज पे, हमारे इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड, विच दी जो कि हर एक एम्प्लॉय के पास खुद का अपना होता है। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव एटीट्यूड, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी समझ, दिस इज कॉल्ड योर कॉग्निटिव एटीट्यूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या हम कस्टमर ओरिएंटेशन और एम्प्लॉय पॉलिसी को ध्यान रखेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर। क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल को, बिल्कुल हाँ सर। डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, बिल्कुल सर ये भी, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेशन, क्या ये चीज़ होगा? बिल्कुल सर।
रोल एम्बिग्यूटीज़ नहीं सर, रोल में एम्बिग्यूटीज़ नहीं होना चाहिए, ये कोई कल्चर नहीं होता है कि रोल में एम्बिग्यूटीज़ हो जाए। तो यहीं पे तो पहले ही वो लिखी, पहले ही चीज़ें गलत लिख दिया। तो ABCD इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ABCD इज़ योर करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर मैच द कॉलम से रिलेटेड, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक मैच करिएगा आप लोग। यह है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है सर? एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वैलिड रिजल्ट हम लोग यहाँ पे प्राप्त करते हैं कि आइदर आप पास होंगे, फेल होंगे, ये जजमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट्स को हम लोग एक साथ ले लेते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड मोड में हम लोग कंडक्ट करवाते हैं इंटरव्यू। सेट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, सेट ऑफ पैरामीटर रहेंगे, सेट ऑफ रिजल्ट रहेंगे, रिजल्ट ऑफ पैरामीटर रहेंगे कि अगर आपका रिजल्ट ऐसा है तो आप सिलेक्टेड होंगे, अगर आपका रिजल्ट ऐसा है तो आप फेलियर माने जाएंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्ड में। ए रियलिस्टिक अप्रोच दैट इल्ड कंपेरेबल आंसर, नहीं, कंपेरेबल आंसर नहीं होता है यहाँ पे। यूजफुल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेंट रीजनिंग, नहीं। यूजफुल फॉर वैलिड रिजल्ट स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ लार्ज। ये देखिए आप लोगों का यूजीसी नेट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। बहुत सारे लाखों कैंडिडेट एग्जाम देंगे अलग अलग स्ट्रीम से, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है ना। एक कट ऑफ आता है कि इतने कट ऑफ से इतने कट ऑफ में JRF है, किस किस सब्जेक्ट में किस कट ऑफ में JRF है, किस कट ऑफ में नेट है, ठीक है ना। और अब तो एक और कैटेगरी आ गई है कि बिना नेट JRF के भी जो आप PhD कर सकते हैं, तो इसकी कट ऑफ तो सबसे कम रहने वाली, जो आपको आज के अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को आंसर मिल चुका है पहले का कि सर A का थर्ड होगा। सर अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अनस्ट्रक्चर्ड बिल्कुल उल्टा होगा कि अनस्ट्रक्चर्ड हम तरह तरह के चीज़ों को इंटरव्यूअर बस ट्राई करते रहता है कि पर्सनल डिटेल निकाले। हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो तो पर्सनल डिटेल नहीं निकालते, अनस्ट्रक्चर्ड में पर्सनल डिटेल निकाला जाता है कि घर में कौन है, इधर कौन है, आपके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके कास्ट में क्या चीज़ें होते हैं, वगैरह वगैरह, मतलब इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कोई सेट ऑफ क्वेश्चन, कोई सेट ऑफ पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। और ऐसा इंटरव्यू मतलब कई जगह पे थोड़ा ख़तरनाक भी हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि बुरा है, लेकिन कुछ जगह पे ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस ये होगा यूज़फुल व्हेन इंटरव्यूअर ट्राई टू प्रोब, जब इंटरव्यूअर आपके पर्सनल डिटेल निकालता है, ठीक है ना। ये चीज़ शादी हो गए, बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, ये मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आप लोगों को। इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। तो प्यारे बच्चों, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए का थर्ड और बी का फोर्थ का क्या कहीं मिल रहा है? ए का थर्ड बी का 1 4 1, ए का, ये देखिए ए का थर्ड बी का फोर्थ इसी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका फोर्थ आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिल आप लोग दोनों को देख लीजिए, मिक्स में क्या होगा, जहाँ पे दो तरीके का हम रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। मतलब सबसे पहले तो हम कंपेरेबल आंसर भी चाहिए हमें, और हमें आपका एक इन डेप्थ इंसाइट चाहिए कि आप कहाँ से, किस कैटेगरी से, किस जगह से, किस शहर से, किस रिलीजियन से, किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते, ये भी मुझे पता करना है। तो मिल गया हम लोगों को क्या, मिक्स का, मतलब सी का 1, और ऑब्वियस सी बात है डी का 2 हो जाएगा। बिहेवियर, तो जहाँ पे एप्लीकेंट के साथ एक रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी हम उनकी चेक करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकंड। तो 3 4 1 2 मैंने बोल दिया, आंसर आप लोगों का होगा फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है स्टेटमेंट 1 का, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज द क्रिएटर एज वेल। स्टेटमेंट 2, ही हु कैन मैनेज एनीथिंग, ये वो इंसान है जो कि हर तरीके से मैनेज कर सकता है। सर स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही जवाब है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सर, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए आप लोग भी कितने तेज बन गए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड पर ही आधारित है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्या, मैनेजमेंट कंट्रोल सीक्स, मैनेजमेंट कंट्रोल सीक्स टू कंपेल इवेंट टू कंफर्म टू प्लान। मैनेजमेंट कंट्रोल करता है सीक्स टू कंपेल इवेंट टू कंफर्म प्लान।
क्या प्लान के अकॉर्डिंग ही इवेंट चल रहे हैं कि नहीं हमारे सारे काम काज, ठीक है। तो क्या ये मैनेजमेंट इसी चीज़ को कंट्रोल करता है कि ऐसा प्लान से हम भटके ना। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज मोटिवेशनल टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंट्रोलिंग ये जांच पड़ताल करता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करता है। बिल्कुल हाँ सर, कंट्रोलिंग का तो ये काम है ही, बिल्कुल है ये काम कि ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई जिससे हम मोटिवेट नहीं हुए, जिससे हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें मोटिवेट करेगा काम के प्रति, गोल के प्रति, ठीक है। तो यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन से रिलेटेड सवाल है जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का बहुत ही चहिता क्या है, एक वन ऑफ द टाइप है एजर्शन रीजन। बिल्कुल भागना नहीं है आप लोगों को। पहला एजर्शन क्या दिया हुआ है, साउंड प्लानिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉरपोरेट एंटिटी। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा प्लानिंग ही तो एक कॉरपोरेट एंटिटी को सक्सेस के राह पे ले जाएगा आगे। रीजन, planning is deciding in advance what is to be done. It involves the selection of the objective policy procedure and program. इसीलिए तो जब ये सारे के सारी चीज़ें साउंड होंगे तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेस के राहों में आगे लेके जा सकते हैं। तो यस, रीज़न भी सही है और रीज़न सही होने के साथ साथ एजर्शन के करेक्ट सपोर्ट में भी है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हु among the following is not related to the planning function given by टेलर। तो टेलर जी का दिया है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में पूछा है प्लानिंग का कौन नहीं है। तो प्लानिंग में कौन कौन होते हैं, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ये देखिए ना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज में सारे के सारे बॉस वाले लोग, और बॉस के लिए तो बड़े लोग होने चाहिए, मतलब इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि सर जो इंस्पेक्टर है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन इंचार्ज से रिलेटेड है। ये हमारे प्लानिंग इंचार्ज में नहीं आता है। प्लानिंग इंचार्ज में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आएगा, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक आसान सा क्वेश्चन था ये। Next question, when the cost incurred on recruiting, training and developing the employee is considered for determining the value of employee, it is called, इसको क्या कहेंगे, वो सारे के सारे कॉस्ट जो कि हम लोग रिक्रूटमेंट पे खर्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का हम वैल्यू कैलकुलेट कर पता कर सके, इस कॉस्ट को क्या कहते हैं सर? ये ऐसे कॉस्ट है, ये ऐसे कॉस्ट है जो एक बार लग गया तो फिर लौट के नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर वो एम्प्लॉय क्या निकल गया, वो एम्प्लॉय निकल गया ऐसा कि जो काम सीखने के वजह खाली टाइम पास कर रहा था, ठीक है, तो कंपनी का तो कॉस्ट क्या हो गया, पानी में चला गया, कंपनी के टाइम वेस्ट हो गए, ठीक है। एम्प्लॉय क्या निकल गया भैया, एम्प्लॉय तो एकदम बेकार निकल गया। फिर से हमें नया एम्प्लॉय क्या करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, फिर उनके लिए हमें ये सारे के सारे कॉस्ट इंकर्ड करने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, जो कि एक बार लगाया तो फिर वो लौट के नहीं आएगा आपके पास। इसको हम लोग संक कॉस्ट भी कभी कभी कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में, ठीक है ना। लेकिन आप लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट ही याद रखें यहाँ के लिए, मैनेजमेंट के लिए। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एमबीओ, एमबीओ क्या है प्यारे बच्चों, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों आप लोग हमको ज़रूर बताएंगे एक बात, क्या बात बताना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव गिवन बाय। तो किन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को दिया है? तो प्यारे बच्चों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किन्होंने दिया है पता है आप लोगों को? देखिए जिनको नहीं पता है बहुत ही गड़बड़ वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के पहले आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं गड़बड़ करना है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिए हैं बहुत ही प्रसिद्ध हमारे मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए पीटर एफ ड्रकर,
जिन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी माना जाता है, पीटर एफ ड्रकर। इनकी एक बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इनकी एक बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक को इन्होंने दिया था 1954 में। कब दिया था? सन 1954 में। इसी बुक में इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात कही है, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट कोई भी अपना फ्रेमवर्क डिज़ाइन करे, ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन करे, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करे कि हमारे सारे के सारे एक्शन, हमारे सारे के सारे एफर्ट हमारे ऑब्जेक्टिव के तरफ कंट्रीब्यूट होना चाहिए। रीज़न क्या है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिव इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, रीज़न तो सही है। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब यही तो होता है कि हमारे सारे के सारे एफर्ट्स हमारे गोल के तरफ, ऑब्जेक्टिव के तरफ क्या होना चाहिए? डेडिकेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ हम जो भी अपना यहाँ पे तय करें, जो भी हम अपना गोल डिसाइड करें, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, यहाँ सबके साथ मिलके हम लोग क्या करें? डिसाइड करें, अकेले कुछ ना करें, ठीक है, अकेले कोई कुछ ना करे। ऑटोक्रेटिक मोड नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव मोड होना चाहिए सबका। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। और अगर पूछता कि क्या आर इज द करेक्ट रीजन है ए का, यस, ये भी अगर दिया होता आगे तो ये भी सही हो जाता। स्ट्रैटेजी, आगे सवाल दिया है प्यारे बच्चों, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, गिव डायरेक्शन, आर द फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, या बोथ ए एंड बी। तो सर स्ट्रैटेजी और पॉलिसी दोनों हमें डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन किस दिशा में चलना है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी बताता है आपको क्या स्पेशल प्लान बनाना चाहिए कंपटीटर को देखते हुए, और जो स्पेशल प्लान हम बनाए उस पर हमें कैसे अमल करना है उसके लिए मुझे गाइडलाइन चाहिए, और वो गाइडलाइन क्या कौन देता है हमें? पॉलिसी। तो यस, इट गिव द डायरेक्शन, बोथ गिव्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेप ऑफ मैनेजमेंट: टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल, कंपेयरिंग। अच्छा, ये मैनेजमेंट का जो स्टेप है पता है किस फंक्शन से पूछा है? ये आपको कंट्रोलिंग फंक्शन से पूछा है, कंट्रोलिंग फंक्शन से। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग में हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को करने के बाद उसको मेज़र करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, और उसके बाद अगर कोई डेविएशन आता है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2341। 2341 इज़ योर करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों आगे नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है एक बार पढ़ ले हम लोग। प्लानिंग इज टुडेज एक्शन फॉर टुमारोज डिसीजन। सर ये बात क्या सही है? प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। सर ये बात बिल्कुल सही है। प्लानिंग टुडे एक्शन नहीं होता है, फॉर टुमारोज डिसीजन, उल्टा बोल दिया। आज के डिसीजन, आज जो डिसीजन, ठीक है ना, जो डिसीजन मैंने आज लिया, क्यों लिया? भविष्य के ले लिया। और भविष्य में जो डिसीजन लिया मैंने भविष्य के लिए, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, तो वो क्या होता है? टुमारोज एक्शन। आज के डिसीज़न जो लिया वो डिसीज़न इसलिए लिए कि भविष्य मुझे में क्या करना है। आज मैंने डिसीज़न ले लिया कि सर हमें जेआरएफ क्रैक करके हमें आईआईटी आईआईएम में जाना है, वहाँ से पीएचडी करना है, ये मेरा हो गया भविष्य का डिसीज़न। इस पर जो भी एक्शन होगा वो तो क्या हो जाएगा? टुमारोज एक्शन। तो डिसीज़न आज लिया, एक्शन मेरा इसके बाद शुरू होगा। तो गलत बोल दिया पहला पॉइंट, सेकंड सही है। सेकंड, मोटिवेशन इज अबाउट गेटिंग वॉलंटरी विलिंगनेस ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर एक्शन। बिल्कुल सही जवाब है सर। मोटिवेशन का मतलब अपने आप लोगों के अंदर क्या इच्छा पैदा करना कि वो अपने एक्शन के प्रति, अपने गोल के प्रति मोटिवेटेड रहे और काम करे। तो 2 और 3 तो सही हो गया। फोर्थ पढ़ ले, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर ये गलत बात कह दिया। सर हम लोगों ने सुना है लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट होता है,
ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने ये चीज़ सुना है, बिल्कुल सही सुना है, लेकिन लाइन स्टाफ तो उसके बाद आया है। ये सबसे ओल्डेस्ट कहाँ हो गया लाइन एंड स्टाफ, तो ये तो गलत कह दिया बात, ये भी गलत कह दिया। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड। प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अगला सवाल हम लोगों को फिर से दिखता है एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। तो एजर्शन ने कहा व्हेन स्पैन कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट। क्या ये बात सही है कि जब स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो जाए, व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट? सही बात है। जब सर हम स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, जब सर मेरे अंडर में बहुत सारे लोगों को हम संभाल रहे हो, तो वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है। हाँ बच्चे, वहाँ पे तो डिफ़िकल्ट बन जाता है भाई। कहीं आप 10 लोगों को मैनेज कर रहे और कहीं मैंने इकट्ठे आप लोगों को 50 लोग दे दिया, तो क्या वहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना कठिन नहीं बनेगा? सबकी मानसिकता, सबका मेंटालिटी अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से चीज़ें तो कठिन बनेंगे। इन ए नैरो स्पैन लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस। क्या नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस होता है? बिल्कुल नहीं सर। इन ए नैरो स्पैन, अगर स्पैन नैरो है तो लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस नहीं होता है। लेवल ऑफ अथॉरिटी आप ज़्यादा रख रहे हैं, आप अपने पास अथॉरिटी ज़्यादा रख रहे हैं, तभी तो स्पैन आपने नैरो किया हुआ है, ठीक है। तो रीज़न गलत हो गया, और जब रीज़न गलत हो गया तो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वेदर द रीज़न इज से सपोर्टिव फॉर एजर्शन, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, नहीं है। अगर रीज़न पहले ही गलत हो गया तो इस बात पे हमें आगे बढ़ना ही नहीं है कि सर क्या ये चेक करना है कि क्या रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ए ट्रू है प्यारे बच्चों, ए ट्रू है, और हमारा बी रीज़न जो है फॉल्स है। प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। बहुत आसान है सर, यूनिटी ऑफ मैनेजर कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, यूनिटी ऑफ मैनेजर नहीं होता है। चलिए अगला सवाल, एजर्शन रीजन, ऑल डिसीजन टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस आर रैशनल। क्या जो भी डिसीजन मेंटल प्रोसेस के द्वारा लिया जाए, क्या वो रैशनल होगा? ऐसा है क्या? आप ही लोग बताएं, क्या ऐसा है क्या? ऑल डिसीजन, ऑल डिसीजन टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस आर रैशनल। सर बिल्कुल सही बात है, जो भी डिसीजन हम मेंटल प्रोसेस के द्वारा रहे वो रैशनल होगा, उसमें लॉजिक होगा, उसमें सेंस होगा। डिसीजन मेकिंग इज़ ए मेंटल प्रोसेस, इसीलिए जितना मेंटल प्रोसेस अच्छा करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा मेरा, उतना ही रैशनल हो जाएंगे हम, ठीक है ना, उतना ही रैशनल होंगे हम, ठीक है। यस, रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? सर कौन नहीं जानता इसको, FW टेलर, फेडरिक विंसलॉ टेलर। विक्टर वुर्म का मोटिवेशनल थ्योरी है, हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, पीटर एफ ड्रकर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जिन्होंने MBO दिया है, जिनका प्रैक्टिस ऑफ बुक है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है एजर्शन रीजन का, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रीजन मैनेजमेंट फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। क्या ये बात सही कह रहा है? बिल्कुल सही, दैट इज़ वाई इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम पहले प्लान करते, फिर ऑर्गेनाइज करते, फिर स्टाफिंग का काम करते, फिर फंक्शनिंग करते, फिर हम लोग कंट्रोलिंग करते एंड में। इसीलिए तो ये एक प्रोसेस में चलता है, क्रम अनुसार क्रोनोलॉजिकल स्टेप में चलता है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग। प्लानिंग का स्टेप आ गया प्यारे बच्चों हम सबके सामने। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जल्दी से प्लानिंग के स्टेप को लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं। ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा है देख लीजिए जल्दी से, ये रहा।
तो यानी कि सबसे पहले 3 आ गया। सर ऑब्जेक्टिव तय करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं। अल्टरनेट एवेल्युएटिंग नहीं, पहले अल्टरनेटिव कोर्सेज को डिटरमाइन करना, फिर उसके बाद उसको एवेल्युएट करने का। 3 5 4 हो गया। 3 5 4 बचा है 1 2 की 2 1। Establishing the sequence of activities, selecting the best course. Sir, selecting the best course of action, establishing the sequence of activity. क्या हो जाएगा बताइए? Selecting the best course of action, फिर establishing the sequence of activity. तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेंगे और उस कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग कतार में लगा देंगे। 3 5 4 1 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 4 1 2। चलिए, तो 3 5 4 1 2 डी इज़ योर करेक्ट आंसर। डी क्या है? डी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन एजर्शन रीजन का। वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान। क्या ये बात सही है कि हम श्योर हो सकते हैं? सर प्लानिंग कभी श्योरिटी नहीं देता है, 12वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। श्योरिटी नहीं देता है, प्लानिंग कभी भी श्योरिटी गारंटी नहीं देता है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उदास होने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है, गारंटी नहीं देता है, श्योरिटी नहीं देता है। तो सर एजर्शन तो गलत हो गया। प्लानिंग ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ, प्लानिंग सर्टेनिटी लाता है कहीं ना कहीं, बट गारंटी नहीं लाता है, श्योरिटी नहीं लाता है। प्लानिंग ये कहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सर्टेन हो गए, हम स्थिर हो गए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इट डज नॉट गिव योर गारंटी। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, एजर्शन गलत है। अगला सवाल, टू मैनेज ए बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर एंड टू मैनेज द फ्यूचर इज टू मैनेज इंफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर इसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे हु गिव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पता है हेनरी फ्योल, ठीक है। व्हाट इज एमबीओ? तो एमबीओ क्या है प्यारे बच्चों? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? मैनेजमेंट इज थिंकिंग फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट सिर्फ टॉप फंक्शन का ही सोचना है? नहीं सर, परवेसिव है, सभी लोग सोचेंगे। मैनेजमेंट डज नॉट एंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। सर ये तो गलत बात कह दिया। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन टैक्टफुली, बिल्कुल सही बात है। तो सर थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड सही है, आसान है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड वन प्लान, सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहा है। मोहन ए मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि कलीग्स टू गेट वर्क आउट ऑफ सबऑर्डिनेट विदाउट गिविंग देम ओवर पावर। तो प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? बहुत आसान है, विदाउट गिविंग देम एनी पावर। अच्छा, पावर नहीं दे रहे मतलब अथॉरिटी आप नहीं दे रहे, तो किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप ओवरलुक कर रहे हैं? सर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे और कह रहे हम अथॉरिटी नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे। व्हेन द टूल्स एंड और रॉ मटेरियल आर नॉट फाउंड एट द राइट प्लेस इन द कंपनी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वायलेटेड ऑर्डर। और आज का आखिरी सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सेट ऑफ रिजिड। नहीं सर, रिजिड तो नहीं होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूज्ड एज ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूज्ड एज ए बेसिस फॉर, हाँ, ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च में ये इस्तेमाल नहीं होता है ऐसे। तो यस ओनली, अच्छा एक मिनट, ये तो गलत है ना, तो सही कौन सा है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों ये था आज का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को लेके, जिसमें डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।